आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है उसमें नर्मदा, भाखड़ा नांगल, कावेरी और नागार्जुन सागर परियोजनाओं के बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े छिपे हैं। ये नोट्स बता रहे हैं कि नदियों के डेटा और बांधों के आंकड़े जो अक्सर किताबों में बड़े नीरस लगते हैं। हाँ, जो कि काफी बोरिंग हो सकता है। जी, लेकिन आज हम इन्हें ऐसे समझेंगे कि ये सीधे दिमाग में छप जाएंगे। खास तौर पर जो उम्मीदवार यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी या रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो आज का हमारा उद्देश्य सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं है। मतलब आज ये समझना है कि ये विशाल परियोजनाएं राज्यों के बीच कैसे बटी हुई हैं और इनका ऐतिहासिक या भौगोलिक महत्व क्या है। हाँ, क्योंकि जब किसी तथ्य के पीछे का क्यों और कैसे समझ में आ जाता है तो उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद याद हो जाता है। यही इस चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा है। तो सबसे पहले उस बेसिन की तरफ चलते हैं जिसका डेटा वाकई सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी नर्मदा। जी, नर्मदा बेसिन। हमारे स्रोत सामग्री में वर्ष 1945-46 की एक बहुत ही विस्तृत कार्य योजना का जिक्र है। उस समय नर्मदा बेसिन में पानी को इस्तेमाल करने के लिए जो खाका खींचा गया था, उसके आंकड़े किसी को भी हैरान कर सकते हैं। बिल्कुल, वो आंकड़े बहुत विशाल हैं। मतलब 30 बड़े बांध, जिनमें से 10 सीधे मुख्य नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर। इसके अलावा 135 मध्यम आकार के बांध और लगभग 3000 छोटे बांध। 3000 छोटे बांध? हाँ, जब ये 3000 से ज्यादा बांधों का आंकड़ा सामने आता है तो ये किसी नदी का बेसिन कम और इंसानी शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त संचार प्रणाली ज्यादा लगता है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। इसे ऐसे ही विजुअलाइज करना चाहिए, है ना? कल्पना कीजिए नर्मदा एक मुख्य धमनी मतलब मेन आर्टरी की तरह है और उसमें से 3000 छोटे छोटे बांधों और नहरों के रूप में हजारों छोटी नसें निकल रही हैं। और वो नसें पूरे मध्य भारत को सींच रही हैं। जी, एक छोटा बांध शायद किसी एक गांव के जलस्तर को उठाता हो, जबकि एक बड़ा बांध कई राज्यों को बिजली देता हो। और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे प्रमुख और सबसे विशाल हिस्सा है सरदार सरोवर परियोजना। हाँ, सरदार सरोवर। यह गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। हमारे स्रोत इसके तकनीकी आंकड़ों को बहुत स्पष्ट रूप से रखते हैं। ये बांध अपने आधार तल से 163 मीटर ऊंचा है। 163 मीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका FRL यानी फुल रिजर्वोयर लेवल, पूर्ण जलाशय स्तर। जी, जो कि 138.68 मीटर या 455 फीट है। ये FRL का जो कॉन्सेप्ट है, इसे थोड़ा तकनीकी रूप से समझना जरूरी है। मतलब ये सिर्फ पानी भरने की कोई मनमानी सीमा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। फुल रिजर्वोयर लेवल वो अधिकतम जल स्तर है जिससे बांध में सामान्य और सुरक्षित परिस्थितियों में बनाए रखा जा सकता है। अच्छा। देखिए, जब पानी इस 138.68 मीटर के स्तर पर होता है, तब पानी का दबाव और उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी अपने इष्टतम स्तर पर होती है। यही वो प्रचंड ऊर्जा है जो 1450 मेगावाट की विशाल जल विद्युत क्षमता को पैदा करने के लिए टरबाइनों को घुमाती है। 1450 मेगावाट। लेकिन जब इन संसाधनों के बंटवारे की बात आती है, पानी और बिजली के, तो हमारे नोट्स एक बहुत ही अजीब गणित की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, वो बंटवारा काफी दिलचस्प है। स्रोत के अनुसार सरदार सरोवर बांध गुजरात में है जी, लेकिन नर्मदा नदी के जल का 65.18% हिस्सा, जो करीब 18.25 मिलियन एकड़ फीट होता है, वो मध्य प्रदेश को मिलता है। जी, जबकि गुजरात को 32.14% यानी 9 मिलियन एकड़ फीट ही मिलता है। और बिजली का क्या अनुपात है? वही तो, इतना ही नहीं, जो 1450 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है उसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 57% मध्य प्रदेश को जा रहा है। जी, महाराष्ट्र को 27% और गुजरात को सिर्फ 16% मिल रहा है। सिर्फ 16%? ये बात थोड़ी उलझाने वाली लगती है। अगर कंक्रीट का ये विशाल ढांचा गुजरात की जमीन पर खड़ा है तो मध्य प्रदेश संसाधनों का इतना बड़ा शेर का हिस्सा क्यों ले जा रहा है? ये एक बहुत ही तार्किक उलझन है। जब लोग बांध को सिर्फ एक दीवार के रूप में देखते हैं तो ये गणित गलत लगता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन बहुउद्देश्य परियोजनाओं में संसाधनों का बंटवारा सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दीवार कहाँ खड़ी की गई है। इसके पीछे दो मुख्य सिद्धांत काम करते हैं: नदी के बेसिन का आकार और विस्थापन का अनुपात। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट? जी, मतलब ये कि नदी का कैचमेंट एरिया कहाँ सबसे ज्यादा है? सही कहा।
नर्मदा का एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, इसलिए बेसिन के पानी पर उनका एक बड़ा प्राकृतिक अधिकार बनता है। ठीक है। लेकिन इसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जलाशय के पीछे बनने वाली विशाल झील। जो पानी पीछे जमा होता है? बिल्कुल। जब सरदार सरोवर का जलाशय 138.68 मीटर के अपने पूर्ण स्तर पर भरता है तो पानी पीछे की ओर फैलता है, और वो फैलता हुआ पानी एक बहुत बड़े हिस्से में मध्य प्रदेश के गांवों, जंगलों और कृषि भूमियों को डुबो देता है। ओह, तो असर मध्य प्रदेश पर ज्यादा पड़ता है। जी, जिस राज्य के लोग सबसे ज्यादा जमीन खोते हैं, जिसके सबसे ज्यादा नागरिक विस्थापित होते हैं, उसे लागत और लाभ के संतुलन यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के तहत बिजली और पानी का सबसे बड़ा हिस्सा मुआवजे के तौर पर दिया जाता है। ये बहुत ही लॉजिकल है। हाँ, और इस परियोजना से कुल 4 राज्य लाभान्वित होते हैं: गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये विकास का वो पहलू है जो अक्सर नजरों से ओझल रहता है। और चूंकि विस्थापन का जिक्र हुआ है, तो स्रोत सामग्री में मौजूद उस ऐतिहासिक तथ्य को भी देखना जरूरी है जो इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू है। जी, सामाजिक प्रभाव। बिल्कुल। जब इतने बड़े स्तर पर विस्थापन होता है तो उसका एक सामाजिक प्रभाव भी लाजमी है। सरदार सरोवर परियोजना के इसी पहलू को लेकर एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। हाँ। हमारे नोट्स बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को दर्ज करते हैं। इसमें लिखा है कि सरदार सरोवर का विरोध करने के लिए फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में एक समिति का गठन किया था, जिसका नाम था नर्मदा धारणग्रस्त समिति। जी, और यहाँ श्रोताओं को ये स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि हम इन स्रोत सामग्रियों का विश्लेषण पूरी तरह से एक तटस्थ नजरिए से कर रहे हैं। ना तो हम किसी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं और ना ही किसी राजनीतिक पक्ष का। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है। बिल्कुल। और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यही समिति आगे चलकर एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियाद बनी। हाँ, वर्ष 1989 में जब कई स्थानीय और जमीनी स्तर के संगठनों का इस समिति में विलय हुआ, तब इसका नाम बदलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी NBA कर दिया गया। इतिहास और समाजशास्त्र को समझने के लिए और विशेष रूप से सिविल सेवा परीक्षाओं के परिदृश्य में ये जानना बेहद जरूरी है कि आंदोलन कब शुरू हुआ, 1986 में, कहाँ शुरू हुआ, धुले में, और इसका नामकरण 1989 में कैसे हुआ। जी, ये तथ्य अक्सर कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी वाले सवालों में बहुत मददगार होते हैं। बिल्कुल। खैर, नर्मदा बेसिन में सिर्फ सरदार सरोवर ही नहीं है। अगर हम उस सर्कुलेटरी सिस्टम वाले उदाहरण पर वापस लौटें तो और भी कई महत्वपूर्ण नोड्स हैं, जैसे कि नर्मदा सागर परियोजना। हाँ, नर्मदा सागर क्या है? हमारे नोट स्पष्ट करते हैं कि इसी परियोजना को इंदिरा सागर बांध भी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, पुनासा गांव के पास। और इसकी क्षमता भी 1000 मेगावाट है, जो अपने आप में एक विशाल आंकड़ा है। देखिए, सिर्फ मुख्य नदी ही नहीं, सहायक नदियों पर बने प्रोजेक्ट्स भी परीक्षा के लिहाज से उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये छोटे और मध्यम आकार के प्रोजेक्ट्स जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड सिंचाई का एक बेहतरीन मॉडल पेश करते हैं। जैसे हमारे नोट्स में जिक्र है मान नदी पर मान प्रोजेक्ट, जी, हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर, जिसे जोबट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, और वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना। इसके अलावा तवा, बारना, कोलार, सुख्ता और मटियारी परियोजनाओं का निर्माण भी पूरा हो चुका है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इन सभी से लगभग 3,98,300 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता हासिल की गई है। इसके अलावा तवा परियोजना से 13.50 मेगावाट बिजली भी बनती है। ये 3.98 लाख हेक्टेयर कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के महत्व को इस तरह समझना चाहिए कि जब एक सहायक नदी पर कोई मध्यम आकार का बांध बनता है तो वो पूरे जिले की अर्थव्यवस्था बदल देता है। किसान साल में एक फसल से निकलकर बहुफसली व्यवस्था में आ जाते हैं। जी, मल्टी क्रॉपिंग करने लगते हैं। यही इन परियोजनाओं की असली सफलता है। यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने जो देखा वो मध्य भारत की कहानी है। लेकिन अगर हम भारत में बड़े बांधों के निर्माण की शुरुआत को देखना चाहें तो हमें उत्तर भारत की तरफ चलना होगा। भाखड़ा नांगल की तरफ? जी, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित ये परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का एक संयुक्त उपक्रम है। हमारे नोट्स के अनुसार 1963 में भाखड़ा बांध का निर्माण पूरा हुआ था और इसके पीछे बने विशाल जलाशय को
गोविंद सागर कहा जाता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी है। कैसी गलतफहमी? अक्सर तैयारी करने वाले छात्र या आम लोग भी ये मान लेते हैं कि भारत में जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की कहानी इसी भाखड़ा नांगल से या आज़ादी के बाद के किसी बांध से शुरू होती है। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन हमारे नोट्स एक बिल्कुल ही चौंकाने वाली कहानी बता रहे हैं। जल विद्युत का इतिहास 1963 से बहुत बहुत पीछे जाता है। ये एक ऐसा तथ्य है जो इतिहास और विज्ञान दोनों के नजरिए से हैरान करता है। जी हाँ। भारत में बिजली का जो सबसे पहला आधिकारिक जल विद्युत संयंत्र था, वो 19वीं सदी के अंतिम दशक में स्थापित हुआ था। साल था 1897। जरा उस समय की कल्पना कीजिए, मतलब जब दुनिया के कई बड़े और विकसित देशों में भी बिजली एक दुर्लभ अजूबा हुआ करती थी। लोग लालटेन इस्तेमाल करते थे। हाँ, घोड़े गाड़ियां चला करती थीं। उस दौर में भारत के अंदर एक जल विद्युत संयंत्र काम कर रहा था। जी हाँ, और वो भी किसी बड़े मैदानी इलाके में नहीं, बल्कि पहाड़ों के बीच। सच में, दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति करने के लिए 1897 ईस्वी में सिद्रापोंग में ये संयंत्र लगाया गया था। सिद्रापोंग? जी, उस समय पहाड़ों पर टरबाइन और भारी मशीनरी ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कारनामा रहा होगा। आधिकारिक तौर पर यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। जो लोग इतिहास या भूगोल का गहराई से अध्ययन करते हैं, उनके लिए जानकारी बहुत अहम है। सिद्रापोंग, दार्जिलिंग 1897 में। ये तथ्य सच में दिमाग में छप जाने वाला है। बिल्कुल। और बात सिर्फ दार्जिलिंग तक नहीं रुकी। हमारे नोट्स बताते हैं कि इसके ठीक 5 साल बाद यानी 1902 में एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया, इस बार दक्षिण भारत में। शिवसमुद्रम संयंत्र? जी, कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम नाम की जगह पर भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया। शिवसमुद्रम का संयंत्र कावेरी नदी के पानी की ताकत का एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक उपयोग था, और ये दिखाता है कि भारत में जल विद्युत की तकनीक पूरब से लेकर दक्षिण तक बहुत तेजी से फैल रही थी। और चूंकि कावेरी बेसिन का जिक्र आ ही गया है, तो इस नदी से जुड़े इंजीनियरिंग के एक और चमत्कार को देखना जरूरी है। कावेरी पर कर्नाटक में एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध है, कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध सिर्फ पानी रोकने का एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये अपने समय की बेहतरीन इंजीनियरिंग और दूरदर्शिता का एक शानदार उदाहरण है। इस बांध की रूपरेखा भारत के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया ने तैयार की थी। हमारे स्रोत भी यही पुष्टि करते हैं। और एक बहुत ही रोचक बात यह है कि जो मशहूर वृंदावन उद्यान है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, वो भी इसी कृष्णराज सागर बांध के पास ही स्थित है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि नदियाँ सिर्फ राज्यों को जोड़ते नहीं है या सिर्फ इंजीनियरिंग का मौका नहीं देती। नदियाँ अक्सर पानी के बंटवारे को लेकर बहुत गहरे और जटिल कानूनी विवादों का भी केंद्र बन जाती हैं। जल विवाद? जी, जब कोई नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है, तो हर राज्य उसके पानी पर अपना अधिकार जताता है। बिल्कुल। और कावेरी नदी जल विवाद भारत के सबसे लंबे और सबसे जटिल अंतर्राज्यीय विवादों में से एक रहा है। इसमें मुख्य रूप से 4 पक्ष शामिल हैं: तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। हाँ, 4 पक्ष। और यहाँ हमारे नोट्स में एक ऐसा डेटा है जो किसी भी परीक्षा के विश्लेषण के लिए एक गोल्ड माइन है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जहां पानी का एक एक बूंद के हिसाब से सटीक बंटवारा किया गया। फैसले के अनुसार कावेरी नदी के जल के कुल 740 टीएमसी फीट विश्वसनीय मात्रा का आवंटन तय किया गया। 740 टीएमसी। इससे पहले कि हम इस 740 टीएमसी के बंटवारे को समझें, इस टीएमसी शब्द को थोड़ा खोलते हैं। 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। जी, सुनने में ये सिर्फ एक गणितीय इकाई लगती है, लेकिन अगर इसका एक विजुअल बनाया जाए तो 1 टीएमसी पानी का मतलब है लगभग 11,000 से ज्यादा ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। अब जरा सोचिए, 740 टीएमसी पानी कितना विशाल होगा? बिल्कुल। और इस विशाल जल राशि को अदालतों और ट्रिब्यूनल ने बहुत ही बारीक गणित के जरिए बांटा है। तो ये आवंटन कैसे हुआ? स्रोत के अनुसार तमिलनाडु को सबसे ज्यादा 404.25 टीएमसी फीट पानी दिया गया है। कर्नाटक को 284.75 टीएमसी फीट आवंटित हुआ है। ठीक है। केरल के हिस्से में 30 टीएमसी फीट आया है
और पुडुचेरी को 7 टीएमसी फीट मिला है। ये जो दशमलव वाले आंकड़े हैं, जैसे 404.25 और 284.75, ये सिर्फ रैंडम नंबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताते हैं कि इस बंटवारे के पीछे कितनी गहरी रिसर्च और बहस हुई होगी। ऐतिहासिक रूप से तमिलनाडु का कावेरी बेसिन खेती के लिए इस पानी पर सबसे ज्यादा निर्भर रहा है। शायद इसीलिए उन्हें इस 740 टीएमसी में से आधे से ज्यादा हिस्सा मिला है। सही कहा। ये आंकड़े सीधे सीधे ये समझाते हैं कि कैसे अदालतों को भूगोल, इतिहास और राज्य की जरूरतों को एक ही तराजू में तोलना पड़ता है। यही कारण है कि जल विवादों को सुलझाना इतना मुश्किल होता है। पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि एक भावना भी है। बिल्कुल सही बात है। अब इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। जी। बात करते हैं कृष्णा नदी की और उस पर बनी नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना की। ये परियोजना 1967 में पूरी हुई थी और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच स्थित है। ये परियोजना आज के संदर्भ में भी बेहद महत्वपूर्ण है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के बीच बनी है। हाँ। इसका सिंचाई नेटवर्क इतना विशाल है कि ये पलनाडु, नलगोंडा, खम्मम, गुंटूर और कृष्णा जिलों की कृषि अर्थव्यवस्था को संभालता है। स्रोत बताते हैं कि इस बांध की ऊंचाई लगभग 125 मीटर है और इसके जलाशय में 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करने की क्षमता है। काफी बड़ी क्षमता है। लेकिन इन सब के बीच हमारे नोट्स में एक ऐसा तकनीकी शब्द है जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। इस परियोजना के तहत 1450 मीटर लंबा एक चिनाई बांध या मेसनरी डैम बनाया गया है। मेसनरी डैम, हाँ। और ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा चिनाई बांध है, जिसकी कुल लंबाई 15,956 फीट यानी 4,863 मीटर है। जी। अब एक सवाल जहन में आता है। हम तो आमतौर पर कंक्रीट के बांधों के बारे में सुनते हैं। ये चिनाई वाला बांध या मेसनरी डैम होने का असल मतलब क्या होता है? ये एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए, आजकल के जो आधुनिक बांध होते हैं वे अक्सर मास कंक्रीट से बनते हैं। मतलब मशीन से? हाँ, सांचों में लगातार मशीन से लिक्विड कंक्रीट भरा जाता है और वो एक साथ सूख कर दीवान बन जाता है। लेकिन एक मेसनरी डैम या चिनाई बांध को वस्तुतः पत्थर दर पत्थर या ईंट दर ईंट मोर्टार के साथ हाथ से जोड़कर बनाया जाता है। एक मिनट, मतलब ये कि इतना विशाल ढांचा जो 125 मीटर ऊंचा है और जिसके पीछे इतना सारा पानी है, उसे मिस्र के पिरामिडों या किसी विशाल मध्यकालीन किले की तरह एक एक पत्थर रखकर बनाया गया है? जी हाँ, इतने विशाल स्केल पर। बिल्कुल। यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत और अचंभित करने वाली बात है। नागार्जुन सागर को बनाने में स्थानीय पत्थरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है और इसे बनाने में हजारों मजदूरों और कारीगरों की दशकों की मेहनत लगी है। ये तो अद्भुत है। लेकिन ये टिकता कैसे है? इतना सारा पानी इसे तोड़ता क्यों नहीं? इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। इस तरह के बांधों का वजन इतना ज्यादा होता है कि वो पानी के प्रचंड दबाव को सिर्फ अपने भारी भरकम वजन से ही रोक लेते हैं। अच्छा। पत्थरों की इंटरलॉकिंग और उनके बीच का मजबूत मोर्टार इसे एक ठोस चट्टान जैसा बना देता है। विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा मेसनरी डैम होना भारत के लिए एक बहुत ही असाधारण इंजीनियरिंग उपलब्धि है। सच में, जब हम इस बात की कल्पना करते हैं कि एक एक पत्थर को जोड़कर 125 मीटर ऊंची और 1450 मीटर लंबी दीवार खड़ी की गई होगी, जो 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को रोककर खड़ी है, तो ये आंकड़ा सिर्फ एक तथ्य नहीं रहता। हाँ, ये एक कहानी बन जाता है। बिल्कुल, ये इंसानी जज्बे और विज्ञान की एक बहुत बड़ी कहानी बन जाता है। और यही बात इस पूरे विषय को इतना रोचक बनाती है। जब हम क्यों और कैसे समझ लेते हैं तो चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं, फिर उन्हें रटना नहीं पड़ता। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? अगर आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ा जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। जी। स्रोत सामग्री में हमने देखा कि कैसे 1897 में दार्जिलिंग के सिद्रापोंग से भारत में जल विद्युत के इतिहास की एक हैरान करने वाली शुरुआत हुई। हमने नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के उस विशाल सर्कुलेटरी सिस्टम को समझा जो विस्थापन और जल बंटवारे के जटिल समीकरणों से होकर गुजरता है। और कावेरी का विवाद भी। हाँ, हमने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए कावेरी के 740 टीएमसी पानी का दशमलव सटीक हिसाब देखा। और अंत में नागार्जुन सागर के मेसनरी डैम की उस पिरामिड जैसी विशाल इंजीनियरिंग को समझा। ये सभी पहलू इतिहास, भूगोल, राजनीति और विज्ञान आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं।
इस गहन चर्चा में गहराई तक जाने के लिए और इस पूरी विश्लेषणात्मक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि हर नीली रेखा के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है।